बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज का फ़िज़िक्स के अंदर जो टॉपिक है वो हीट कैपेसिटी का है। हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जिससे आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टू 1 सेल्सियस। और हीट कैपेसिटी को आप स्मॉल सी से शो करेंगे और इसका फार्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू आपकी हीट है जो आप किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे और उसके नतीजे में उसके बॉडी या कोई भी चीज़ है जिसका टेम्परेचर राइज करेगा पर 1 डिग्री सेल्सियस, तो दैट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, और दूसरा जो है मोलर स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है। तो अगर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिंपल यही चीज़ है, लेकिन आप कहते हैं जो आपका सब्सटेंस है, आपकी बॉडी जो है वो 1 किलोग्राम आपने लेनी है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ 1 kg टू 1 सेल्सियस, कि 1 किलोग्राम के बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पे मास को इंट्रोड्यूस करवा देना है और वो मास कितना होना चाहिए आपका 1 kg का होना चाहिए। तो तब इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर फॉर एग्जांपल मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए आपको क्या चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस चाहिए होगा, 1 मोल गैस चाहिए होगी, और उसको वो हीट जो एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चीज़ बढ़ा दे, ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और इसके लिए फार्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। इसमें 1 किलोग्राम ऑफ मास है बॉडी का या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करवाते 1 डिग्री तक, और वो जो हीट इस चेंज का बायस बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। और अगर आपके पास 1 किलोग्राम का कोई सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री तक बढ़ा रहे हैं, तो वो जो हीट आप उस सिस्टम को, उस सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट को हम मज़ीद 2 हिस्सों में 2 तरीके से किसी भी अमाउंट को आप करवा सकते हैं। एक जो है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होगी और एक स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगी। तो CP के लिए सिंपल जस्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, यही फार्मूला रहेगा, यानी कि आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आप हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये कुछ सिचुएशन इस तरह डेल्टा क्यू पी लिख दें, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एन डेल्टा टी। और CV के लिए क्या लिख दें, डेल्टा क्यू वी, सबस्क्रिप्ट में V शो कर दें और एन डेल्टा टी शो कर दें इस तरह। तो ये था मोलर स्पेसिफिक हीट की 2 टाइप्स, कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों का आ रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेटेंट हीट। लेकिन लेटेंट हीट से करने से पहले हम इस चीज़ को थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं मज़ीद डिटेल के अंदर। अगर मैं इस मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लेता हूँ, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अब आप लोग एक फार्मूला, एन यहाँ क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। और नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हैं क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये गिवन मास है, कोई भी मैं ले कुछ भी ले सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर मास होगा उस गैस का जो भी आप कंसीडर कर रहे होंगे। अब ये m डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई कर दें, एन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका m हो जाएगा। आप इस वैल्यू को आप स्पेसिफिक हीट यहाँ पे वैल्यू रख दें, इसकी जगह m की जगह ये वैल्यू पुट कर दें आप लोग, तो डेल्टा क्यू m की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, एन एम आ जाएगा और डेल्टा टी एज इट इज़ आ जाएगा। ये m डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, एम सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा
T हो जाएगा। तो mc इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये तो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट है ये वाला, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट ये शो कर रही है कि अगर आप हीट कैपेसिटी को आप मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो आप क्या कर सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है आप लोगों की, नेक्स्ट जो टर्म है हीट कैपेसिटी के बाद लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर रही होती है। ज़ाहिर है किसी भी सिस्टम को, किसी भी बॉडी को जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज होने से क्या मुराद है, या तो फिर वो लिक्विड से वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगी, या सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए कोई भी चीज़, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। तो और लेटेंट हीट को देख लेते हैं। लेटेंट हीट कि वो अमाउंट ऑफ हीट जिससे क्या करना है आपने, चेंज ऑफ स्टेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का। यहाँ लिख देते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ये दो टाइप्स की है, एक को हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं और एक हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और जस्ट सिंपल फार्मूला क्या है कि आप डेल्टा क्यू अपॉन एम लिखते हैं कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो आप किसी भी एक किलो, कोई भी बॉडी है उसके, आप उसको प्रोवाइड करें सॉलिड बॉडी को और वो लिक्विड में चेंज हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वो अमाउंट ऑफ हीट जो क्या करें, किसी सब्सटेंस को आप प्रोवाइड करें और वो लिक्विड से वेपर्स में चेंज हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फार्मूला दोनों का क्या होगा, सेम होगा आपके पास। लेटेंट हीट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, वो है आपका गैस लॉज है। अब गैस लॉज को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो गैस लॉ है वो आपके पास बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ एक गैस के जो तीन पैरामीटर्स को कंसीडर कर रहा है। तीन पैरामीटर में से वो एक पैरामीटर को कांस्टेंट रख रहा है, बाकी दो के दरमियान वो रिलेशनशिप शो कर रहा है। मैथमेटिकली वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। यानी आप वॉल्यूम जितना, प्रेशर जितना इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर रिड्यूस करने से वॉल्यूम में क्या होगा, इन इजाफा होता चला जाएगा। अब आपने करना ये है कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट के आएगा 1/p, या ये p डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, PV इज इक्वल टू के आ गया। ये बॉयल्स लॉ की एक स्टेटमेंट है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम डिफरेंट एक सिस्टम वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है। इनिशियल कंडीशन कुछ इस तरह से है इसकी, लेट्स सपोज इसका प्रेशर जो है राइट नाउ P1 है, वॉल्यूम जो है वो V1 है, और टेम्परेचर इस सिस्टम का T1 है। लेट्स सपोज आफ्टर सम टाइम इसका कुछ चेंजेस आती हैं इस सिस्टम के अंदर, और प्रेशर P1 से चेंज होके P2 हो रहा है, वॉल्यूम V1 से चेंज होके क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, लेट्स सपोज बढ़ जाएगा। अगर हम प्रेशर की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, P2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ 20 है, यहाँ अगर हम 10 atm कर देते हैं तो इट्स मीन वॉल्यूम में चेंज आएगा, V2 हो जाएगा। बट टेम्परेचर को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर T1 ही रखें। तो अगर इसके लिए हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए, तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या आपको देगा, P1 V1 इज इक्वल टू K, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है वो P2 V2 इक्वल टू K, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को, तो K से कैंसिल अप हो जाएगा, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये फार्मूला जो है सिस्टम ऑफ गैसेस के लिए, डिफरेंट स्टेट्स के लिए, एक सिस्टम जो है एक कंडीशन से जब दूसरी कंडीशन में जा रहा होता है, उस सूरत में आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है बॉयल्स लॉ की।
अब हम ग्राफिकली देख लेते हैं बॉयल्स लॉ का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर आप एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं ग्राफिकली, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ड्रॉ कर लें, यहाँ पे आप प्रेशर वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर लें, तो आप देखेंगे कि जो जो आप प्रेशर को कम करेंगे वॉल्यूम में क्या हो रहा है, इजाफा होता जा रहा है। तो इस तरह के कर्व आपके सामने आएगा। तो ये है जो बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। वो भी 3 पैरामीटर्स को ही डिस्कस कर रहा है। एक पैरामीटर को कांस्टेंट रख रहा है, दूसरे को बाकी 2 के दरमियान वो एक रिलेशनशिप कायम करवा रहा है। तो लेट्स सी उसको देख लेते हैं हम लोग। सेकंड केस लॉ जो है वो आपका चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रख दें और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखेंगे तो आपको एक डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। जो आप टेम्परेचर रेस करते चले जाएंगे आपका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हटाएं, क्या आएगा, कांस्टेंट के आएगा, टी आ जाएगा, टी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा के। फॉर सिस्टम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर अगर हम इस फार्मूले को प्रूव करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे होगा कि आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक सिस्टम है जिसका वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P है और टेम्परेचर T1 है। तो आफ्टर सम टाइम हम कहते हैं इसका वॉल्यूम टेम्परेचर T1 से इंक्रीज़ होकर T2 हो चुका है, वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा, बट प्रेशर हमने P ही रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इस केस के लिए, इस सिस्टम के लिए चार्ल्स लॉ जो बनेगा वो क्या बनेगा, V1 T1 इक्वल टू के। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं इसके लिए लिख रहा हूँ। यही इक्वेशन इस सिस्टम के लिए लगा दें, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। इसके लिए V2 अपॉन T2 इक्वल टू के, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। दोनों को कंबाइन करें, कंपेयर करें आप, तो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये चीज़, ये डिफरेंट स्टेट्स के लिए जब आपका सिस्टम एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन के अंदर जा रहा होता है तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ग्राफिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है, दैट इज़ व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये दरअसल है क्या आपके पास कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैं डिफरेंट टेम्परेचर्स रख रहा हूँ, डिफरेंट टेम्परेचर्स को मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ वॉल्यूम की वैल्यू को। इसने किया क्या कि आप जो देखें, अगर चार्ल्स लॉ के मुताबिक अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल इनिशियल वॉल्यूम हमारे बॉडी का यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे वॉल्यूम हमने ये टेम्परेचर जो आपका कितना है, यहाँ दिस इज टेम्परेचर एक्सेस है, ये आपका वॉल्यूम है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ आपका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेट्स सपोज आपने वॉल्यूम की टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से यहाँ की, वॉल्यूम कम होकर यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ पे करें, यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा। फिर 0 पे टेम्परेचर करेंगे तो गैस का वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह माइनस साइड पे जो आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे, इवन कि आप एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे जो कि -273 होगा। ऐसे ड्रा करते जाएंगे, वॉल्यूम की वैल्यू कम होती चली जाएगी और इस तरह आते 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 आपका ये जो वॉल्यूम है यहाँ इस पॉइंट के ऊपर 0 हो जाता है, -273 के ऊपर। और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखिएगा ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ग्राफ की हद तक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जैसे ही टेम्परेचर आप माइनस में लेके आते हैं तो आपके गैस का वॉल्यूम कम होने के बजाय गैस जो है अपनी स्टेट को ही चेंज कर लेती है, वो लिक्विड में चली जाएगी, उसका वॉल्यूम गैस का 0 नहीं होगा। तो सो दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू, नॉट इन रियल, नॉट इन प्रैक्टिकली। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज -273, दैट टेम्परेचर एट विच, दैट theoretical temperature at which the volume of the given gas becomes 0। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है
कि ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर इन्वर्स होगा तो वो बॉयल्स लॉ के केस में आपने देखा था कि एक कर्व बन रहा था। चार्ल्स लॉ के बाद ये दो लॉ स्टडी करने के बाद हम जनरल गैस इक्वेशन को स्टडी करेंगे। जनरल गैस इक्वेशन क्या चीज़ है? जनरल गैस इक्वेशन जो है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज है। आपके पास बॉयल्स लॉ आप लोगों ने अभी ड्राइव किया, वी पी वी इज इक्वल टू के, ये बॉयल्स लॉ था आपके पास। और चार्ल्स लॉ आपके पास मौजूद है, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक और लॉ है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे तो v अपॉन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? k हो जाएगा। अब इन तीनों एक्सप्रेशंस को अगर आप कंबाइन करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई कर दें, आपस में कंबाइन कर दें, कुछ उस तरह से बन जाएगा। बल्कि इसको यूँ लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड एवोगैड्रोस वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इस एक्सप्रेशन को 1 कह दें, इसे 2 कह दें, इसे 3 कह दें। आप लोग तीनों को कंबाइन करें, वॉल्यूम एक दफ़ा आ जाएगा आपके पास, एन टी और P आपके पास इस तरह से होगा। जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कांस्टेंट R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है ये आपका, NT अपॉन P। ये P डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई करवा दें, PV इज इक्वल टू NRT। तो ये एक जनरल गैस एक्सप्रेशन है। या इसको आप यूँ भी, सिस्टम ऑफ गैसेस डिफरेंट सिस्टम के लिए आप यूँ कर सकते हैं, आप T मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ के क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, NR। फॉर N की जगह हम 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये फार्मूला कुछ यूँ बनेगा, यहाँ से देख लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 तो कुछ फार्मूला आपका PV अपॉन T इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो डिफरेंट सिस्टम के लिए ये आपके पास एक सिस्टम है, प्रेशर इसका P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर फर्ज करें इसका T1 है। थोड़ी देर के बाद चेंज आने के बाद टेम्परेचर T2 हो जाता है, वॉल्यूम V1 से चेंज होके V2 हो रहा है, और प्रेशर P1 से होके P2 हो जाएगा। तो इस सिस्टम के लिए जो आपके पास R आप यूँ लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू R, और सिमिलरली इसके लिए क्या लिख सकते हैं, P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू R। इन दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करेंगे तो जनरल गैस इक्वेशन कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। T2। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ये चीज़ फार्मूला याद रख लें आप लोग, इसके लिए ये फार्मूला और ये फार्मूला है। अब R जो होता है वो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।